कराची में एक रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम थे। 60 साल की उम्र में जब उनकी पेंशन शुरू हुई तो उन्होंने बेटी की शादी के लिए पैसे जोड़ने का सोचा। बेटा दुबई में था। उसने मशवरा दिया, अब्बा डिफेंस में एक छोटा सा प्लाट ले लें। 3 साल बाद बूढ़े ने जिंदगी की आखिरी जमा पूंजी डिफेंस के एक कनाल के प्लाट पर लगा दी। ये सोचा कि बेचकर बेटी का जहेज भी बन जाएगा और कुछ बचत भी हो जाएगी। 2 साल बाद वही प्लाट दुगने दाम में बिका। बेटी की शादी भी हो गई और साथ ही बुजुर्ग की आंखों में एक नया ख्वाब जगमगाया जो 2010 से 2021 तक पाकिस्तान के हर दूसरे शख्स ने देखा कि जमीन ही सोना है। कोई लाहौर में, कोई ग्वादर की मट्टी को सोना समझकर अपनी रकम उसमें दफन कर ली। खैर, अब आप दिल थाम लीजिए क्योंकि मैं आपको वो सच बताने जा रहा हूँ जो हम में से अक्सर नहीं जानना चाहते। पिछले 15 साल में पाकिस्तान में रियल एस्टेट सिर्फ एक सनत नहीं रही, ये एक नफ्सियात बन गई। हमने हर मसले का हल प्लाट में ढूंढा, नौकरी में नहीं। प्लाट ले लो, 2 साल बाद बेच दो, लाखों कमाओ। कारोबार में नुकसान हुआ, जमीन में पैसे लगा दो, पछतावे की कोई गुंजाइश ही नहीं। यही वजह है कि आज पाकिस्तान की 60 से 70% दौलत रियल एस्टेट में फंसी हुई है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक पाकिस्तान की जायदादों की मालियत 300 से 400 अरब डॉलर तक जा पहुंची है। आप सोच रहे होंगे ये तो ज़बरदस्त बात है, इतनी बड़ी मार्केट, इतनी दौलत, इतना रोज़गार। मगर ज़रा रुकिए, ये सिर्फ एक पहलू है। दूसरा पहलू वो है जिस पर हमने कभी गौर ही नहीं किया। जिस मुल्क में 50% से ज़ायद शहरी कच्ची आबादियों में रहते हों, वहाँ अगर ज़मीन सोने से महंगी हो जाए तो उसे तरक्की कहते हैं या तनज़्ज़ुली। एक आम शहरी की आमदनी बमुश्किल 30,000 रुपये है और औसत घर की कीमत 60 लाख से ऊपर है, तो वो कहाँ जाए? रियल एस्टेट ने ना सिर्फ ज़मीन को महंगा किया बल्कि पूरे मुआशी निज़ाम को बिगाड़ के रख दिया। सरमाया जो फैक्ट्रियों में लगना था वो प्लाटों में दफन हो गया। नौजवान जिन्हें स्टार्टअप बनाने थे वो ज़मीन के कारोबार में लग गए। बैंक जो सनतों को कर्जा देते थे अब प्लाट खरीदने वालों को देखने लगे। रियल एस्टेट की ये तलवार छोटे कारोबार पर नहीं गिरी, एक मुकम्मल मईशत ज़मीन, सीमेंट, सरिया, ईंट, बिजली के गिर्द घूमने लगी। 2020 में जब हुकूमत ने कंस्ट्रक्शन एमनेस्टी दी तो सिर्फ एक साल में 1793 नई रियल एस्टेट कंपनियां रजिस्टर्ड हुई और 493 अरब रुपए का काला धन सफ़ेद हो गया। क्या ये तरक्की थी या निज़ाम की जीत? आप हैरान होंगे कि पाकिस्तान में मॉर्टगेज टू जीडीपी की शरह सिर्फ 0.3% है, जबकि भारत में ये 11% है और मलेशिया में 30% से ऊपर है। यानी हम ज़मीन को ख़रीदते तो हैं मगर बैंकों और मईशत को इससे कुछ नहीं मिलता। जब ज़मीन की कीमत बढ़ती है तो हम खुश हो जाते हैं, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि दुकान के किराए भी बढ़ते हैं, दफ्तर का किराया भी बढ़ता है और नतीजा कारोबार महंगा हो जाता है। छोटे ताजरों की कमर टूट जाती है, लेकिन हम वाह वाह करते हैं और फिर जब ये बुलबुला फटता है जैसा कि 2023 में हुआ तो ज़मीन की कीमतें 15% तक गिर जाती हैं। लाखों अफराद बेरोज़गार हो जाते हैं और माइशत एक बार फिर नीचे आ जाती है। कराची में एक प्रॉपर्टी एजेंट ने मुझसे कहा, सर हम तो रोज़ दुआ करते हैं कि कोई नई स्कीम लॉन्च हो, कोई नया एमनेस्टी आए ताकि बाज़ार चले, वरना तो आप खुद सोचिए जहां माइशत दुआओं पर चलने लगे वहां तरक्की कैसे आएगी? सच तो ये है, कारोबार ख़त्म हो गया है। हमने रियल एस्टेट को माइशत का मरकज़ बना दिया है। हालांकि ये होना चाहिए था, जब मईशत मजबूत होती है तो ज़मीन की कीमतें बढ़ती हैं, ना कि ज़मीन की कीमतें बढ़ने से मईशत मजबूत हो। याद रखिए, कोई भी मुल्क ज़मीन बेचकर तरक्की नहीं करता। ज़मीन अगर सोना है तो वो तब तक कीमती है जब तक इस पर कुछ उगता है, फैक्ट्री, स्कूल, हस्पताल या घर। जब ज़मीन सिर्फ मुनाफा का ज़रिया बन जाए तो वो मईशत का गड़ा बन जाती है। आखिर में एक सवाल छोड़े जा रहा हूँ, मुल्क के बासी हैं जो अपने बच्चों को कारोबार सिखाने की बजाय प्लाट खरीदने का मशवरा देते हैं। अगर हाँ तो फिर अगले 15 साल भी पिछले 15 साल जैसे ही होंगे। ज़मीन तो महंगी होगी, ज़िंदगी सस्ती होती जाएगी। अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। लिखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।